देवभूमि के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर देहरादून से है। उत्तराखंड बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई और बीजापुर सेफ हाउस में आयोजित हुई कोर ग्रुप की बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद रहे। प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू, सांसद अजय भट्ट बैठक का हिस्सा रहे। सांसद तीरथ सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, राज्य मंत्री धन सिंह रावत, महामंत्री संगठन अजय कुमार भी शामिल हुए। बीजेपी विधायकों के मामले में कोर कमेटी में गंभीरता से मंथन हुआ है। विधायकों को एक सख्त संदेश देने के मूड में इस वक्त बीजेपी का संगठन है। सभी जिलों में अब बीजेपी संगठन की 5 सदस्यों की कोर कमेटी का गठन होगा। बीजेपी प्रदेश नेतृत्व की तरफ से 4 विधायकों को तलब किया गया है। यौन शोषण के मामले में फंसे विधायक महेश नेगी पर अब पार्टी अपना नजरिया तय करेगी। निष्कासित विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन को पार्टी में वापसी के लिए नरम रुख पार्टी नेताओं को सरकार में एडजस्ट और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई है। संगठन की अहम बैठक, पार्टी नेताओं को सरकार में एडजस्ट और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई है। उत्तराखंड बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक बीजापुर सेफ हाउस में यह कोर ग्रुप की बैठक आयोजित हुई, जिसमें सीएम त्रिवेंद्र रावत मौजूद रहे, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक रहे। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू, सांसद अजय भट्ट, यहां तक कि और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के बंशीधर भगत, सांसद तीरथ सिंह रावत, ये सभी लोग मौजूद रहे। इस बैठक के दौरान में 4 विधायकों को तलब किया गया। जो जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी की योजना रचना की बैठक थी। कहाँ क्या हो रहा है इस पर पूरी चर्चा हुई। जब से मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैंने क्या क्या किया है, कोविड में हम सब ने क्या क्या किया है, कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति है, कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बढ़ाया जाए, इस पर सब चर्चा हुई है और बहुत ही अच्छी सकारात्मक चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए हमसे जो संभव होगा वो करेंगे। एक बड़ी मोटी बात तय हुई है कि हर जिले में 5 लोग जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम बनेगी जो वहाँ के अधिकारियों से वहाँ के कार्यकर्ताओं की बात करेगी और उसमें जिस विधायक के क्षेत्र का मामला होगा वो विधायक प्राथमिकता से उसमें रखा जाएगा। देखिए, इस वक्त कांग्रेस लगातार बहुत ज़्यादा आक्रामक हो रही है सरकार को घेरने के लिए, और उसमें चाहे बीजेपी के विधायक नेगी पर लगे दुष्कर्म के आरोपों का मामला हो, इस पूरे मामले को लेकर, इसके अलावा चैंपियन का जो विवाद रहा था विधायक के संग, वो मामला हो, उसमें भी अभी तक ये जानकारी है कि क्या पार्टी में उनको दोबारा से एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है। यौन शोषण के मामले में फंसे विधायक महेश नेगी पर भी पार्टी का जो नज़रिया है वो तय होगा। कोर ग्रुप की ये बैठक रही जिसमें तमाम जो अहम लोग थे, जो नेता थे, वो पहुंचे हुए थे और तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई है। संगठन को लेकर आगे किस तरीके से काम करना है, इसके अलावा जो जो भी खामियां हैं उनको दूर कैसे किया जाए, इन तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा चल रही है। बीजापुर सेफ हाउस में यह कोर ग्रुप की बैठक आयोजित हुई, जिसमें सीएम त्रिवेंद्र रावत रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, प्रदेश प्रभारी मौजूद रहे श्याम जाजू, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के उत्तराखंड के वो मौजूद रहे। कई सांसद यहां पर थे और जानकारी ये भी है कि विधायकों को भी कई तलब किया गया जो इस वक्त सवालों के घेरे में हैं, जो लगातार घिरे हुए हैं। विधायकों को एक सख्त संदेश देने के मूड में दरअसल बीजेपी का संगठन है। सभी जिलों में अब बीजेपी संगठन की 5 सदस्यों की कोर कमेटी गठित की जाएगी जो ऑब्जर्वेशन रखेगी। फहीम जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। फहीम, कोर ग्रुप की बैठक, संगठन में कुछ बदलाव को लेकर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर और इसी तरीके से कई अहम मसलों को लेकर चर्चा रही है, आपके पास क्या कुछ खास जानकारी है? फहीम, से नहीं हो पा रहा है।
एक बार फिर से हम फहीम से संपर्क करेंगे, लेकिन इस बीच कोर कमेटी में गंभीरता से मंथन हुआ है। विधायकों को एक सख्त संदेश देने के इस वक्त बीजेपी मूड में नजर आ रही है, जिसलिए कोर ग्रुप की आज बैठक हुई है, कोर कमेटी की बैठक हुई है और कोर कमेटी की इस बैठक के दौरान में कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। फहीम जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। फहीम, कोर ग्रुप की इस मीटिंग के दौरान में कई अहम मसलों को लेकर मंथन हुआ है। इन मुद्दों को लेकर आपके पास क्या कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी है? देखिए पूजा, बीजेपी संकट के सामने और सरकार के सामने भी कहे तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक बड़ी गंभीर समस्या के तौर पर सामने खड़ी है कि बीजेपी संगठन के विधायक ही अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। उसमें के अधिकारी सुनते हैं नाम लेकर जो हालिया बयान है वो विधायक है, पूर्व मंत्री, उन्होंने भी एक योजना को लेकर के, अधिकारियों की शिकायत को लेकर के सरकार से शिकायत की है और कार्रवाई ना होने से वो नाराज हैं। अभी ताजा उन्होंने सोशल मीडिया पे एक अपनी पोस्ट शेयर किया जिसको लेकर काफी चर्चा है। इसके अलावा विधायकों के ताजे मामले हैं। विधायक महेश नेगी का यौन शोषण का मामला है, उसको लेकर के हालांकि कल बुलाया जाना था उनको बीजेपी संगठन में, लेकिन वो आज ही अध्यक्ष ने कहा है कि हम उनसे इस मामले में स्पष्टीकरण ले रहे हैं। पार्टी रुख तय करेगी कि आखिरकार महेश नेगी विधायक के शोषण का जो स्कैंडल है, ये महिला शोषण का मामला है, फिर उसमें घिरे हैं, तो उस पर क्या रुख होना है ये स्पष्ट करना है पार्टी को, अपना तय करना है अंदरूनी तौर पर। कोर कमेटी की बैठक में पार्टी संगठन के अंदर विधायकों को और कार्यकर्ताओं की बयानबाजी को लेकर के बहुत प्रमुख तौर पर, मुख्य तौर पर इस पर मंथन हुआ है। और एक कमेटी बना दी गई है, हर जिलों में 5 सदस्यीय कमेटी होंगी पूजा, जिसको जिला के अध्यक्षता में, और किसी भी तरीके की जो समस्याएं जो हैं और जो विवाद की स्थितियां होंगी वो कमेटियां पहले उनमें मंथन होगा और फिर तय किया जाएगा कि क्या इसको पार्टी फोरम पर रखना है या फिर सरकार के फोरम पर रखना है। तो ये विधायकों की तरफ से अपनी जो बयानबाजियां हैं इसको लेकर के ये एक फैसला लिया गया है। इसके अलावा जो 4 विधायकों को तलब किया गया है उसमें विधायक महेश नेगी की जैसे बात बताई, इसके अलावा कुंवर प्रणव चैंपियन वो निष्कासित चल रहे हैं अपनी बयानबाजियों को लेकर के, और पिछले दिनों जो पूरा उनका जो घटनाक्रम रहा है, लेकिन वो अब चूंकि वो शांत हैं तो उनके प्रति पार्टी का एक नरम रवैया देखने को मिल रहा है। इस तरह का सूत्रों से जानकारी है। जो कोर कमेटी की बैठक के बाद अब उनको उनका पक्ष रखने के बाद उनको वापस लेने को लेकर के विचार होगा। इसके अलावा पूरन फटियाल है, वो लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने सरकार के खिलाफ, सरकार के कामकाज, अधिकारियों के कामकाज को लेकर के सरकार से नाराजगी व्यक्त उन्होंने की है। इसके अलावा देशराज कड़वाल है, उनकी भी बयानबाजियां सामने है। एक ऑडियो सामने आया है जिसको लेकर कहा कि वो व्यक्तिगत तौर पर उसका डिनाई कर रहे हैं। लेकिन ये तमाम जो मामले सामने आ रहे हैं सरकार के लिए और संगठन के लिए भी गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। कोर कमेटी में मंत्रिमंडल को लेकर के भी चर्चा हुई है, लेकिन मंत्रिमंडल को के विस्तार को लेकर के भी कोई स्पष्ट बात नहीं है। इसमें जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भी बातचीत होनी है और जिस तरह के सूत्रों के हवाले से खबर है, इसलिए अभी कोई स्पष्ट राय नहीं है। नेताओं का ये कहना, प्रदेश अध्यक्ष का, दूसरों के लोगों का भी, सांसद जबरदस्ती बात हुई कि इसमें सीएम साहब का अपना एक विवेक है, परिस्थितियों पर निर्भर होता है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार होगा या फिर कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने को लेकर। अच्छा, ये जो बात हो रही है कि कोई सख्त संदेश देने की कोशिश में इस वक्त संगठन लगा हुआ है, ये क्या ऐसा सख्त संदेश इस वक्त हो सकता है संगठन की ओर से? क्योंकि 2022 के चुनाव के लिए सभी ताल ठोक रहे हैं। इस बीच कांग्रेस जहां लगातार हावी होने की कोशिश कर रही है, क्या अपने लोगों को ये हिदायतें दी जा रही हैं कि विपक्ष को कोई मौका ना दिया जाए घेरने के लिए? देखिए, जो इस समय हालात हैं वो 2 तरीके से देखे जा रहे हैं पूजा। एक तो बात यह कि जब सत्ताधारी दल के विधायक और कार्यकर्ता या नेता पदाधिकारी अगर अधिकारियों की शिकायतें कर रहे हैं कि वो अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, तो इसको 2 तरीके से देखा जा रहा है। एक तो बहुत स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये कहा था कि सरकार 0 टॉलरेंस की नीति पर चलेगी और किसी भी गलत काम के लिए किसी पर कोई विधायक, पार्टी का सदस्य, कोई गलत अधिकारी पर दबाव नहीं डालेगा। तो कहीं ना कहीं इसको इस रूप में देखा जा रहा है कि एक तरफ जहां गलत कार्य ना करने के लिए पूरे प्रशासनिक मशीनरी को सीएम के सख्त हिदायत है, तो क्या कहीं अधिकारी मनमर्जी करते हुए सही काम के लिए भी हीला हवाली कर रहे हैं विधायकों का इस निर्देश को आधार बनाते हुए? तो कहीं क्या इस वजह से तो दिक्कत नहीं, क्योंकि जनप्रतिनिधि कामों को लेकर के अधिकारियों से लगातार टकराते भी रहते हैं,
ये केवल बीजेपी सत्ता की बात नहीं, कांग्रेस सत्ताधारी दल भी थी। जब कांग्रेस था तब भी अधिकारियों के साथ विधायकों की नोकझोंक होती रहती थी विकास कार्यों को लेकर के। तो इस चीज को समझने की जरूरत होगी और उसको शायद उन जो संबंधित मामले आ रहे हैं पूजा, उन मामलों को विवेचना करने की, उनको समझ के कमेटी में आए या ये देखना जरूरी होगा कि विवाद आखिरकार है क्या किसी गलत काम का दबाव है अधिकारी पर इसलिए विवाद है विधायक के साथ में, या सही काम के लेकर के भी अधिकारी आधार बना करके अपनी मनमर्जी कर रहे हैं अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को किनारे रख रहे हैं। क्या ये मामला तो नहीं है, तो लेकिन फिलहाल ये दोनों ही बातें विवाद। फहीम, आपके पास चले वापस लौटते हैं। देवभूमि में 15,000 के करीब कोरोना का आंकड़ा हो चुका है और कोरोना से करीब 10,000 लोग ठीक हो चुके हैं। राज्य में एक्टिव केस की संख्या 4,296 है और कोरोना से राज्य में 195 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। यानी जो उत्तराखंड मोर्टालिटी रेट में शुरुआती दौर में एकदम शून्य के उस पर था, पड़ाव पर, आज वहीं पर ही 10,000 लोग ठीक हो चुके हैं, लेकिन अब भी 4,000 से ज्यादा केसेस एक्टिव केस हैं। कोरोना से राज्य में यहां तक कि लगभग 200 लोगों की मौत हो चुकी है, 195 का ये आंकड़ा है। 15,000 इस वक्त कोरोना केस अब देवभूमि में हो चुके हैं। फहीम का सीधे रुख करेंगे। फहीम, करीब 10,000 लोग ठीक हो चुके हैं, लेकिन अब भी 4,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। अगर इंतजामातों की बात करते हैं तो इंतजामातों के लिहाज से उत्तराखंड कितना सशक्त अभी नजर आ रहा है बढ़ते आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो? देखिए, अगर इंतजाम के हिसाब से हम देखते हैं पूजा, तो एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि जो कोरोना पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं तो उतने ठीक भी हो रहे हैं। तो बढ़ने के जो एक्टिव केसेस हैं, तो एक्टिव केसेस उस तादाद में नहीं हो, क्योंकि अभी जो उत्तराखंड में एक्टिव केसेस के इलाज की व्यवस्था है, जो चाहे तो स्थान के हिसाब से कर ले तो 10,000 के आसपास है, लेकिन एक्टिव केसेस अभी 5,000 या 4,500 के करीब है। तो अभी स्थान के हिसाब से, उपलब्धता के हिसाब से पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, ये कहने में कोई गुरेज नहीं, ये वास्तविकता है। लेकिन इसके अलावा एक जो दूसरी बात है कि जो केसेस बढ़ रहे हैं, वो केसेस आपको ध्यान होगा पूजा कि जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अप्रैल के महीने में ही जब वेबिनार में, जब संस्कृति कर्मियों और बौद्धिक वर्ग से एक वेबिनार किया था और उसमें बहुत साफ तौर पर सीएम ने ये बात कही थी कि उनकी आशंका है कि जिस तरीके से प्रवासी लौटेंगे और उसके बाद आना जाना आवागमन खुलेगा दूसरे जिलों का, तो बहुत हद तक संभावना है, आशंका है कि 25,000 तक केसेस भी हो सकते हैं पॉजिटिव उत्तराखंड में। तो अभी देखिए 15,000 हैं और अभी तक आने का जो सिलसिला है रोज पॉजिटिव का, वो 400 450 ऑन एन एवरेज पर डे का आ रहा है, पिछले दिनों से हम देख रहे हैं। तो ये जो आशंका थी सीएम की, वो कहीं ना कहीं पूरी तो दूरदर्शिता के हिसाब से उन्होंने एक आशंका व्यक्त की थी। लेकिन इसके साथ साथ केसेस बढ़ना जहां एक चिंता की बात है, वहीं ठीक होने की जो दर है वो भी थोड़ा राहत देती है। लेकिन फिर भी व्यवस्थाओं को लेकर के, इलाज को लेकर के उस तरह की स्थिति उत्तराखंड में नहीं, बाकी राज्यों की हम देख रहे हैं कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं है या फिर इलाज में दिक्कत है। इतना जरूर है कि ज्यादातर लोग जो सक्षम है वो सरकारी अस्पताल की बजाय जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या सरकार ने जो प्राइवेट आइसोलेशन के जो भवन ले रखे हैं निजी, उनमें रहने की कोशिश ज्यादा कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति जरूर है, क्योंकि प्राइवेट सरकारी अस्पताल के बारे में एक परसेप्शन ठीक नहीं होता है। तो वो एक परसेप्शन का जरूर एक वो है, और फिर वहाँ व्यवस्थाएं भी उतनी उस तरीके से नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर कहें तो इलाज को लेकर के स्थान की व्यवस्था। ठीक है फहीम, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। खबर मसूरी से, कोरोना मरीज को लेने गई टीम बैरंग वापस लौटी। प्रशासन और पुलिस करीब 5 घंटों के इंतजार के बाद खाली लौट आई। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में कार्यरत है संक्रमित महिला, 3 दिन से अपने घर में ही आइसोलेटेड है महिला और उसका परिवार। स्थानीय लोगों ने पूरे मामले में ऐतराज जताया है। कोरोना पॉजिटिव मरीज के घर में रहने से लोगों में आक्रोश है। इस तरह से मसूरी में चरितार्थ हुई है, जब सैया भाई कोतवाल तो डर का हिकार, ये वाली कहावत यहाँ पर चरितार्थ होती हुई नजर आती है। सर, इस चीज़ को तो नहीं कह सकता कि किसका प्रेशर है, लेकिन हम लोग लगातार 1 बजे से कोशिश कर रहे हैं कि इनको देहरादून कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया जाए। लेकिन अभी चूँकि पता लगा है कि यहाँ लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में भी कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, तो इनको वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। इतना समय तो नहीं लगता है, लेकिन अब क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव केस है, इसलिए उनको किसी और तरीके से उठाया भी नहीं जा सकता। ये देखिए, एक सामाजिक दायित्व तो प्रति व्यक्ति का बनता है कि वो अपने दायित्व का निर्वाह करें। आप अगर कोरोना पॉजिटिव है तो आपको ये देखना है कि आपके द्वारा किसी और को कोई इन्फेक्शन ना हो, वो जिम्मेदारी आपकी है।
प्रशासन का मामला है। वो जो भी इस पे अगर कोई मामला बनता है तो वो प्रशासन अपने स्तर पर देखेगा। जहाँ तक इनके दायित्व की बात है, इनको सपोर्ट करना चाहिए जो इन्होंने। कोरोना मरीज को लेने गई टीम को बैरंग वापस लौटना पड़ा। कोविड-19 इंचार्ज की बात को भी आप सुन रहे थे। प्रशासन और पुलिस करीब 5 घंटों का इंतजार यहां करती रही, लेकिन उस इंतजार के बाद भी यहां से खाली वापस लौटना पड़ा। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी में कार्यरत है संक्रमित महिला 3 दिन से अपने घर में आइसोलेट है। महिला और उसका परिवार कोरोना पॉजिटिव मरीज के घर में रहने से लोगों में अब इस वक्त आक्रोश है। सुनील सोनकर हमारे साथ, हमारे संवाददाता है। सुनील, इस पूरे मामले में अब तक कोई एक्शन? जी देखिए, अगर कोरोना की बात करी जाए तो एक्शन इसमें कुछ नहीं है। इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो कोरोना पेशेंट है इनको लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक की कोविड की एक पूरा वहां पर विस्थापित किया गया है, कोविड केयर सेंटर, वहां पर इनको शिफ्ट किया गया। पर सवाल ये उठता है कि 5 घंटे यहाँ पर कोविड की टीम, पुलिस और एम्बुलेंस इन लोगों को ले जाने के लिए खड़ी रही, परंतु जो कोविड पेशेंट्स हैं उन्होंने बिल्कुल भी इन लोगों की बात नहीं मानी। सारे नियमों को ताक पर यहाँ पर रखा गया। ये माना जा रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ था, जिस वजह से सभी अधिकारी और जो लोग थे कोविड-19 के वो कुछ कर नहीं पाए। और ऐसे में जब कोतवाल मसूरी कोविड पेशेंट को लेने के लिए वहां फोर्स के साथ गए तो उनको भी वहां से बैरंग लौटना पड़ा। तो सवाल उठता है कि ऊंचे रसूखदार लोगों के लिए सारे नियम कानून ताक पे रख दिए गए, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी एक ऐसा संस्था है जहाँ से ये आईएएस ट्रेनिंग होके जाते हैं और जहाँ पर यही आईएएस लोग जो आईएएस कैटेगरी है ये पॉलिसीज बनाते हैं। परंतु जब इनके अपने शहर पे बात आती है तो सारे नियम कानून को ताक पर रख दिया जाता है। जो हमने जीता जागता एग्जाम्पल कल देखा कि यहाँ पर पूरे 5 घंटे तक वो खड़े रहे और उसके बाद फिर देर शाम को जो चारों कोरोना पेशेंट थे उनको लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी के कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया गया। चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह का जन्मदिन है आज। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने भी माला राज्य लक्ष्मी शाह को बधाई दी है। माननीय माला राज्य लक्ष्मी शाह को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान बद्री केदार से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। सीएम त्रिवेंद्र रावत अपने ट्वीट में लिखते हैं, टिहरी सांसद माननीय माला राज्य शाह जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान बद्री केदार से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। तीसरे दिन जाकर केदारनाथ धाम के यात्रा के जो द्वार हैं वो भी खुल चुके हैं और जो इस वक्त रूट है वो भी खुल चुका है। सोनप्रयाग से 104 तीर्थ यात्री केदारनाथ धाम गए। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर आवाजाही खतरनाक है। जान हथेली पर रखकर यात्रा कर रहे हैं तीर्थयात्री। सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच अभी भी राजमार्ग बंद है। सोनप्रयाग गौरीकुंड राजमार्ग पर भूस्खलन हो रहा है लगातार। केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हो पाई है बमुश्किल। यात्रा शुरू होने के बाद 104 तीर्थ यात्रियों को केदारनाथ धाम भेजा गया है। बता दें कि यात्री 3 दिन से यात्रा खुलने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि सोनप्रयाग गौरीकुंड मोटरमार्ग अभी भी बंद है। मोटरमार्ग पर यात्रियों को पैदल ही केदारनाथ भेजा जा रहा है। दरअसल सोनप्रयाग गौरीकुंड राजमार्ग पर जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। मार्ग सोनप्रयाग के निकट मुनकटिया और गौरीकुंड पार्किंग के पास भी भारी मलबा आ चुका है। ऐसे में मोटर मार्ग पर मलबा आने से वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद है। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते मोटर मार्ग को खोलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते लोगों को पैदल ही केदारनाथ तक के सफर को तय करना पड़ रहा है। अभी केदारनाथ यात्रा का हमारा डेली यात्री एवरेज लगभग 50 के आसपास है। वर्तमान में जब तेज बारिश होने के कारण पैदल मार्ग प्रभावित होता है तो यात्रियों को हम लोग सोनप्रयाग में नीचे रुकने की व्यवस्था करते हैं और जैसे ही मार्ग सुचारू होता है उनको दर्शन के लिए फिर हम लोग उसको खोल देते हैं। आज खुला हुआ है? आज खुला है, लगभग 104 लोगों को भेजा है। अभी केदार रोहित डिमरी हमारे साथ, हमारे संवाददाता रोहित, जो यहाँ पर तीर्थयात्री पहुँच रहे हैं, जान को जोखिम में डालकर केदार बाबा के दर्शन को पहुँच रहे हैं, इनके जाने को लेकर कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? क्या रेस्क्यू टीम तैयार है? क्या कुछ तैयारियां हैं इस तरीके से? जैसे कि केदार घाटी में लगातार मूसलाधार बारिश आ रही है। इसके अलावा जो केदारनाथ यात्रा का पड़ाव है वहां पर भी 3 से 4 दिन से लगातार यहाँ पर बारिश होने पर लगी हुई है, जिस कारण जो केदारनाथ पैदल मार्ग है वह एक जगह पर मलबा आने से बंद हो गया था और वहां पर
3 दिनों बाद अब रास्ता साफ कर लिया गया है। तो ऐसे में जो पैदल मार्ग की आवाजाही है वह तो सुचारू हो गई है, पर लेकिन जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड का बीच का दायरा है वहां पर भी काफी मलबा आया हुआ है। जो सड़क है 5 किलोमीटर के दायरे के बीच बंद पड़ी है। तो ऐसे में जो यात्री हैं वह सोनप्रयाग से पैदल ही 5 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद गौरीकुंड पहुंच रहे हैं और यहाँ से उनको पैदल ही आवाजाही करनी पड़ रही है। रास्ता काफी कठिन है क्योंकि लगातार बरसात हो रही है, पैदल मार्ग है तो फिसल भरा मार्ग यहाँ पर है। ऐसे में जो एसडीआरएफ और पुलिस पीआरडी के जवान हैं वह तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित यात्रा करवा रहे हैं, पर लेकिन कह सकते हैं कि जो लगातार मूसलाधार बारिश आ रही है इस कारण यात्रा पे काफी असर पड़ चुका है। पहले जहां 200 से 300 यात्री पहुंचते थे हर दिन, अब 20 से 25 से 30 यात्री ही अब पहुंच रहे हैं, क्योंकि लगातार बीच में जो पैदल मार्ग वह भी बंद हो रहा है। पिछले दिनों 3 दिन तक जब पैदल मार्ग बंद था तो ऐसे में 100 से 150 यात्री केदारनाथ के लिए जाना चाहते थे जिनको सोनप्रयाग में रोका गया था, पर लेकिन अब कह सकते हैं कि वो 3 दिन इंतजार के बाद 50 यात्री कम हो चुके हैं। 100 यात्री ही कल केदारधाम के लिए गए हैं और आज 20 से 22 यात्री ही केदारधाम के लिए रवाना हुए हैं। तो काफी असर यहाँ पर बर्फबारी का पड़ा है और धाम की यात्रा पर पड़ा है। जी चलिए, शुक्रिया आपका। यमकेश्वर में बनेंगे 3 नए पुल, 2 पुल राजाजी पार्क और 1 सिंगताली में बनेगा। विधायक ऋतु खंडूरी ने जल्द ही काम शुरू करने का आश्वासन दिया है। बीन नदी पहुंची थी यमकेश्वर विधायक ऋतु खंडूरी। बीन नदी पर पुल की लंबे समय से हो रही थी मांग, कोरोना के चलते बजट पर पड़ा है काफी असर। विधायक ने राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क में वृक्षारोपण की अपील भी की है, ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें और उत्तराखंड को हरा भरा बनाएं, लोगों से ये अपील की है। संजय शर्मा संवाददाता हमारे साथ में। संजय, जरा पूरी जानकारी चाहेंगे, क्या कुछ रहा कार्यक्रम के दौरान में? हाँ जी, ये यमकेश्वर क्षेत्र की जो विधायक हैं ऋतु खंडूरी जी, वो यहाँ पर काफी टाइम से एक पुल की जो है वो चल रही थी मांग। उस मांग को लेकर उन्होंने सरकार से बात करी और पुल को सैंक्शन करके वो लेकर आए। जो पुल पौड़ी क्षेत्र में पड़ता है और जो बरसाती नदियां जब वो बहुत फ्लो में होती है तो वहाँ काफी सारे हादसे हो जाते हैं और आवाजाही में बड़ी दिक्कत होती है। ऐसे ही एक राजाजी पार्क में भी दूसरा पुल पड़ता है जो पर्यटकों के लिए बहुत कारगर होता है, लेकिन वो पर्यटक आ नहीं पाते हैं, इसलिए वो पुल भी बनने के लिए बहुत ज्यादा उसकी डिमांड थी। अचानक एक ही पुल बजरंग नाम से एक पुल लक्ष्मण झूला से आगे काफी सारे गांवों को जोड़ता है, उसकी मंजूरी भी जल्द हो जाएगी। तो इस बात को लेके विधायक साहब आए और उन्होंने यहाँ पर वृक्षारोपण किया और जाकर उन्होंने सब लोगों को बताया कि महिलाओं का सहयोग करें, महिलाओं की इज्जत करें। जो महिलाएं हैं वो बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होंगी राजनीति में और आपको बहुत सहयोग करेंगी। इन्हीं सब बातों को लेकर उन्होंने उन पुल की मंजूरी के बारे में बताया और कहा कि जल्द ये पुल शुरू हो जाएंगे जिससे जनता को काफी राहत मिलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। मसूरी हाथीपांव मार्ग पर हादसा हुआ। नाग मंदिर के पास अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी कार में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। 108 एम्बुलेंस फायर सर्विस ने घायल सभी अस्पतालों में उनको भर्ती कराया है। घटना की सूचना मिलते ही एसएसआई बीएल भारती के नेतृत्व में मसूरी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। मसूरी हाथीपांव मार्ग पर यह हादसा हुआ है जहां पर अनियंत्रित होकर कार खाई में जा गिरी। नाग मंदिर के पास अनियंत्रित होकर यह कार खाई में जा गिरी। कार में सवार जो 5 लोग थे वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। 108 एम्बुलेंस फायर सर्विस ने घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है। रुड़की में नकली दवाइयों पर एक्शन में इस वक्त ड्रग इंस्पेक्टर। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के सालियर गांव में छापेमारी की। वीआर फार्मा कंपनी में पुलिस टीम के साथ छापेमारी की गई। मौके से करोड़ों की दवाइयां बरामद हुई हैं। दवाई बनाने वाली मशीनें भी कंपनी के अंदर मिली। काफी समय से चल रहा था नकली दवाइयों का अवैध कारोबार। मौके से करोड़ों की दवाइयां बरामद हुई है। दवाई बनाने वाली मशीनें भी कंपनी के अंदर ही मिली। काफी समय से नकली दवाइयों का यह अवैध कारोबार खूब फल फूल रहा था, खूब चल रहा था। रुड़की में नकली दवाइयों पर एक्शन में इस वक्त ड्रग इंस्पेक्टर हैं। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत। नमस्कार।